In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His Messenger. My dear students, we are going to start our chapter number 21, which is nuclear physics. This chapter is divided into three parts. Today we are going to discuss its first part, and in this first part the topics that we will cover: first of all we will cover atomic nucleus, then we will cover isotopes and mass spectrograph, then we will move to mass defect and binding energy, then we will discuss radioactivity, then we will discuss nuclear transmutation and half-life, then we will discuss interaction of radiation with the matter, and lastly we will discuss radiation detectors. So let's start with the definition of nuclear physics. Students, nuclear physics क्या है? It is the study of atomic nuclei and their interactions, especially in generation of the nuclear energy. So in this chapter or in this lecture we will discuss nucleus की different properties और nucleus related जो है हमारे पास जो फिनोमिनास हैं लाइक रेडियो एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, और देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उनसे कैसे अचीव करते हैं. सो अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, दीज आर जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और सबसे पहला जो मॉडल था वो रदरफोर्ड ने जो दिया था उसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की थी गोल्ड फॉयल के ऊपर और एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. देन अगर बात की जाए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो जे थॉमसन ने डिस्कवरी की. देन अगर बात की जाए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तो गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया. एंड अगर न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट हमारे पास अगर एटॉमिक न्यूक्लियस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर एज वी ऑल नो प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू रेज पावर -15 टू 10 टू रेज पावर -14, या हम इसको जो है बोलते हैं न्यूक्लियस का साइज जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी. अब स्टूडेंट्स फर्मी यहाँ पे जो है याद रखिएगा इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10 टू रेज पावर -15. और अगर हम कंपैरिजन करें साइज ऑफ द न्यूक्लियस का विद द रेडियस ऑफ एटम के साथ तो टिपिकली एटम का जो रेडियस होता है इट इज मेजर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इन द 10 टू रेज पावर -10 मीटर, या इसको हम नाम देते हैं एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम कह लें. तो एटम का जो रेडियस होता है वो 10 टू रेज पावर -10 मीटर में मेजर किया जाता है, इस ऑर्डर में मेजर किया जाता है. और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 10 टू रेज पावर -15 टू -14 डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है बहरहाल. तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो हमारे पास न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 टू रेज पावर 5 टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एटम. नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन टाइप एमसीक्यू है कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और 99.9% मैस भी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मैस ऑफ द. अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं तो मैस ऑफ प्रोटॉन हमारे पास किलोग्राम यूनिट में भी यहाँ पे जो है वो दिया गया है, ये भी आप याद करेंगे, और इसकी वैल्यू एटॉमिक मैस यूनिट पे भी दी गई है. Similarly, Qp is the charge on the proton, Mn is the mass of neutron, and इसको atomic mass unit में भी याद करना है. This can be asked in the MCQ. और Qn that is charge on neutron वो हमें पता है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. अगर बात की जाए एटॉमिक मैस यूनिट की तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट 1 U जो होता है इट इज़ नॉट म्यू, इट इज़ सिंपली U. इसको लिखेंगे 1 U एटॉमिक मैस यूनिट, ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू रेज पर -27 kg. नेक्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियस के बारे में चंद एक टर्म्स की तो पहली टर्म हमारे पास आती है प्रोटॉन नंबर. स्टूडेंट्स प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है
इसी को हम चार्ज नंबर का भी नाम देते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे जी के साथ। और जी बेसिकली क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है न्यूट्रॉन नंबर। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन नंबर जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद को बोला जाता है। इसको हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब थर्ड हमारे पास चीज आती है एटॉमिक मास। इसको हम मास नंबर भी नाम देते हैं, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी नाम देते हैं। अब ये मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर जो है ये किसके बराबर होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है सम ऑफ प्लस द न्यूट्रॉन नंबर। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास या इसको मास नंबर बोला करेंगे। अब जो है इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एमसीक्यू अगर एनालाइज करें तो टाइप ऑफ एमसीक्यू कैन बी कि हमें कोई न्यूक्लियस जो है किसी एलिमेंट का जो है न्यूक्लियस उसकी हमें जो है वो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करके, लाइक यहाँ पे हमें यूरेनियम दिया गया है, इसमें उसका ये जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दिस इज द मास ऑफ द एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ द यूरेनियम, और ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इट इज व्हाट, इट इज द चार्ज नंबर। तो अगर हमसे पूछ ले कि यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, एन की वैल्यू जो है वो सेपरेट करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस जी। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम हीलियम के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना। इसके अलावा जो टाइप ऑफ एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग दीज स्मॉल टर्म्स लाइक न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर, पूछा जा सकता है दो न्यूक्लियाई की जो प्रॉपर्टीज हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, इनकी वैल्यूज प्रोवाइड करके हमसे पूछा जा सकता है कि रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो दोनों न्यूक्लियाई में कितनी है। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस दे देता है ऑक्सीजन का, दूसरा न्यूक्लियस दे देता है हीलियम का, दोनों के लिए रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछी जा सकती है। तो पहले हम इसी वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स की तादाद देखेंगे और उसके बाद रेशो ले लिया करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइसोटॉप्स। तो स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स के साथ हम जो दो चीज़ें एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे उनमें हम आइसोटॉन्स की भी डेफिनेशन देखेंगे और आइसोबार्स की भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स की अगर बात की जाए तो दीज आर न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम जी बट डिफरेंट ए। ऐसे न्यूक्लियाई एक ही एलिमेंट के, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी सो मैनी एग्जांपल्स, यहाँ पे 2-3 मेंशन कर दी गई हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये साइड इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। ज़ीनॉन और सीजियम जो हैं इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें। अब इनमें इनके आइसोटॉप्स की तादाद कितनी है, दोनों के आइसोटॉप्स जो हैं वो 36 होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, यूरेनियम के सिर्फ 3 आइसोटॉप्स मेंशन्ड हैं। यूरेनियम के मोस्ट प्रोबेबली 8 के करीब जो है आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 231 से लेकर 239 तक। तो ये हमारे पास आ गया आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा आइसोटॉप्स की डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स के बारे में याद रखिएगा, आइसोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियाई हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटॉप में न्यूक्लियाई थे सेम एलिमेंट के, यहाँ पे क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर क्या चीज़ सिर्फ सेम हो, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम, बाकी जो है प्रोटॉन नंबर इनका डिफरेंट होता है, इनका जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलेंगे आइसोटॉन्स। ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, इनमें आप एनालाइज कर सकते हैं सारी जो है एग्जांपल्स, इनमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटॉन्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियाई हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वंस अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट एलिमेंट। सिर्फ आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई थे, बाकी दोनों में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं। अब इनके पास क्या चीज़ सेम होती है, इनके पास मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एग्जांपल्स हैं, इनमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि मास नंबर्स की वैल्यूज़ हमारे पास जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, मास नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं।
इस वाली एग्जांपल में भी हमारे पास मास नंबर सेम है। अब इनके बारे में भी वही वाली बात, इनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखने का ट्रिक बड़ा सिंपल है, आइसो का वर्ड सारों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। आइसो का मतलब हो गया सेम। अब अगर हम आइसोटॉप्स में बात करें तो आइसोटॉप्स के अंदर क्या चीज सेम होगी, ये जो थर्ड लास्ट लेटर है ये वाली चीज सेम होगी। मतलब आइसोटॉप्स में P आ रहा है, P फॉर व्हाट, P फॉर प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब आइसोटॉप्स में क्या चीज सेम होगी, प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी, जिसको हम एटॉमिक नंबर या हम उसको चार्ज नंबर या हम उसको प्रोटॉन नंबर Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आइसोटॉन्स में बात की जाए तो आइसोटॉन्स में थर्ड लास्ट लेटर वो क्या है, न्यूट्रॉन, N है, N फॉर न्यूट्रॉन। तो आइसोटॉन्स में क्या सेम होगा, आइसोटॉन्स में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। और अगर आइसोबार्स की बात की जाए तो इनमें थर्ड लास्ट लेटर क्या है, A है। A फॉर हम कैपिटल अगर इसको एज्यूम कर लें तो A फॉर हम क्या लिखते हैं, इट इज एटॉमिक मैस। तो आइसोबार्स में क्या चीज सेम होगी, एटॉमिक मैस सेम होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। दिस इज वेरी सिंपल, इट इज अ डिवाइस दैट विच सेपरेट्स एंड डिटर्मिन्स द मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। क्या चीज करता है, ये डिटर्मिन करता है मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो किन प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है आइसोटॉप्स की सेपरेशन करता है या उनके मैसेज डिटरमिन करता है। तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल, क्योंकि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं। तो इसका मतलब है फिर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है जिस बेस पे सेपरेशन करेगा या मैसेज की डिटर्मिनेशन करेगा वो क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास सेपरेशन भी कर रहा होता है और साथ ही साथ में हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, मैसेज ऑफ द आइसोटॉप्स भी प्रोवाइड कर सकता है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटॉप्स की, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वो भी हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में, दिस डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द काइनेटिक एनर्जी टू आयोनाइज्ड वेपर। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू। हमारे पास जो आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में वो आयोनाइज्ड वेपर्स की फॉर्म में होते हैं और वो वेपर्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, दैट विल बी बाय डेफिनेशन हाफ mv², और इसको हम लिखेंगे ve के बराबर, वेयर v क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आइसोटॉप्स को आयोनाइज्ड फॉर्म में एक्सेलरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया होता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो उस परपेंडिकुलर जब हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वजह से क्या होगा, बाय दिस फॉर्मूला हमारे पास चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, आइंस के ऊपर फोर्स लगेगी। आइंस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो मैग्नेटिक फोर्स, चूंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी और बी के दरमियान 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर पिक्चर में देखा जाए तो इस डायग्राम के अंदर आइसोटॉप्स जो है वो यहाँ से बेंड होके इस डिटेक्टर के ऊपर डिफरेंट जगह पे जाके हिट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या है, इट इज मैस इज इक्वल्स टू E इंटू आर स्क्वेयर ओवर 2v इंटू बी स्क्वेयर। E क्या होगा यहाँ पे, उस आयोनाइज्ड जो वेपर है उसका हमारे पास चार्ज होगा, R विल बी द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ, V कैपिटल इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस रिलेशन शोज दैट के मैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो आइसोटॉप ज्यादा मैसिव होगा उसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ये हमारे पास रिलेशन हम E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब डिटर्मिनेशन करते हैं तो वहां पे भी ये रिलेशन हमारे पास आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैस डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो मैस डिफेक्ट क्या है, इट इज the rest mass of a nucleus is always less than the sum of the masses of the neutrons and protons।
अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मैसेज का जो सम होगा इसको हम नाम दिया करेंगे इट इज कैलकुलेटेड मैस। तो कहता है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल द रेस्ट मैस ऑफ अ न्यूक्लियस, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मैस का नाम भी देंगे, तो एक्सपेरिमेंटल मैस जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस का कम होता है एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड मैस। इस मैस के डिफरेंस को हम नाम देते हैं मैस डिफेक्ट। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इज इक्वल्स टू दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज द कैलकुलेटेड मैस ऑफ द न्यूक्लियस माइनस दिस थिंग इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, हमारे पास जो भी फर्क आएगा दैट विल बी मैस डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन की बात की जाए तो कहता है व्हेन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, a small part of their mass is released in the form of electromagnetic radiation. This energy जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जैसा कि नाम ही काफ़ी है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बाइंड करने में यूज़ होगी। अब न्यूक्लियस को बाइंड करने में कहाँ एनर्जी यूज़ हो रही होती है, हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, लाइक प्रोटॉन्स की अगर बात की जाए सिंपलेस्ट वे में, तो प्रोटॉन्स के दरमियान आपस में रिपल्जन की फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसके अलावा अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जनरली न्यूक्लियॉन्स की बात की जाए तो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान और भी फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। बहरहाल सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर प्रोटॉन्स की ही बात कर ली जाए तो प्रोटॉन्स की रिपल्जन को ओवरकम करके सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को एक पैकेट में बंद करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम डिफरेंट वे में यूं भी कह सकते हैं व्हेन अ न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन अप, अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें सप्लाई करना पड़ेगी दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मैथमेटिकली वी कैन राइट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। डेल्टा एम यहाँ पे क्या होगा, वही वाला मैस डिफेक्ट होगा जो यहाँ पे हम डिस्कस करके आए, इंटू सी स्क्वेयर, ये वही आइंस्टाइन ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर वाली इक्वेशन है, एनर्जी एंड मैस आर इंटरकन्वर्टेबल एंटिटीज वाली। डेल्टा एम को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं उसी तरह से हमारे पास जो ऊपर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया इंटू सी स्क्वेयर, तो मैथमेटिकली हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर फॉर्मूला जो बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए मैस डिफेक्ट की वैल्यू और मैस डिफेक्ट की वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाए इन एटॉमिक मैस यूनिट, किस यूनिट में हमें प्रोवाइड की जाए, एटॉमिक मैस यूनिट में अगर हमें मैस डिफेक्ट की वैल्यू दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि उसके करस्पॉन्डिंग बताएं एटॉमिक मैस यूनिट, और हमसे पूछा जाए कि उस डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग आप बताएं उस न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या है, जबकि एनर्जी के यूनिट्स तो यहाँ पे आएंगे इस वाले रिलेशन से, वो होंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपली हम डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा एम की वैल्यू कह देता है हमें 1 एटॉमिक मैस यूनिट है, तो सिंपली हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 931 विल बी इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के रिलेशन की, तो अगर इस वाले ग्राफ से एनालाइज किया जाए, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और वर्सेस हमारे पास है न्यूक्लियॉन नंबर। अब हमने न्यूक्लियॉन नंबर इसको कह लें, इसको मैस नंबर कह लें, इसको एटॉमिक मैस नंबर कह लें, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम ही हैं। तो हम ग्राफ में अगर एनालाइज करें तो ग्राफ में जो है वो डिस्कशन से पहले जनरली याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है ये डिटरमिन करती है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज़्यादा होगी उतनी ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो स्टेबिलिटी डिटरमिन करती है, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है उसको डिटरमिन नहीं करती। एग्जैक्टली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो स्टेबिलिटी को डिटरमिन करती है। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इस ग्राफ से एनालाइज किया जाए तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का रिलेशन
एटॉमिक मास के साथ डायरेक्ट है। कब तक? अप टू आयरन। आयरन पे जाके हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है पर न्यूक्लियन, और उसकी वैल्यू भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आफ्टर आयरन, आयरन के बाद वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रिलेशन एटॉमिक मास के साथ इनवर्स है। ये भी आप याद रखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का ए के साथ रिलेशन पर न्यूक्लियन, ए के साथ रिलेशन डायरेक्ट अप टू आयरन, आयरन पे मैक्सिमम, और आफ्टर आयरन क्या है? एनर्जी की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है ए के। अब अगर इस वाले ग्राफ से रिलेटेड चंद एक एक्सेप्शंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके लिए अगर देखा जाए तो ये स्मूथ कर्व के ऊपर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें तो हीलियम जो है यहाँ पे ग्राफ में एक स्पाइक बना रहा है, सिमिलरली ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग भी एक स्पाइक मौजूद है, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कार्बन के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ में एक स्पाइक मौजूद है। स्पाइक के करस्पॉन्डिंग हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकी जो विसिनिटी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी निस्बत। तो इसका मतलब ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये अपने नेबरहुड वाले एलिमेंट्स की निस्बत मोर स्टेबल हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये एक्सेप्शन नहीं है ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है अगर यूरेनियम के लिए बात की जाए तो हमारे पास 7.6 है। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द प्रोटियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ये किस आइसोटॉप के लिए है? प्रोटियम आइसोटॉप। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोटियम आइसोटॉप पीरियोडिक टेबल में वो इकलौता आइसोटॉप है जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 0 होती है और हमारे पास मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन भी 0 होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी टोटल, बटे में ए नहीं है तो इसका मतलब है ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, और किसके लिए बात कर रहे हैं? ड्यूट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है टोटल इतनी होती है। अगर पर न्यूक्लियन एनालाइज करें तो पर न्यूक्लियन में क्या करेंगे? 2.23 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, सिंपल एमसीक्यू है। सिमिलरली हीलियम के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एनालाइज की जा सकती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगा, अगर हम यहाँ पे बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की, तो यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कितनी है? इट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आयरन के लिए बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो हमारे पास आयरन के लिए कितनी आती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है? पर न्यूक्लियन, दैट इज फॉर आयरन। यही वजह है कि हम आयरन के बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। लेकिन अगर हम बात करें टोटल बाइंडिंग एनर्जी की तो देखें टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं यूरेनियम की कैलकुलेट करना चाहूं तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर यूरेनियम बराबर आएगा यूरेनियम का एटॉमिक मास, ये वाला ए दूसरी साइड पे चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.6 जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अब अगर ए की वैल्यू मैं पुट करूं तो 238 ए की वैल्यू आ गई, multiplied by 7.6, this will be a very large number as compared to total binding energy। जब मैं आयरन के लिए बात करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, आयरन का जो मास नंबर है वो 76 यहाँ पे है, डिफरेंट आइसोटॉप का डिफरेंट हो सकता है, सॉरी 76 नहीं 56, डिफरेंट आइसोटॉप्स का डिफरेंट हो सकता है। आयरन के 58 वाला भी आइसोटॉप मोस्ट प्रोबेबली मौजूद है। बहरहाल अगर 56 ही हम पुट करें तो जब बाइंडिंग एनर्जी को 8.8 पर न्यूक्लियन वाली बाइंडिंग एनर्जी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो है ये क्या आएगा? कम आएगा एज कंपेयर टू यूरेनियम। मतलब कहने का हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आयरन की जो है वो यूरेनियम से क्या है? कम होती है। अब अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी को क्राइटेरिया बनाते इस चीज का कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिटरमिन करती है स्टेबिलिटी, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर आंसर क्या आना था? यूरेनियम आना था। लेकिन हमारी बुक में मेंशन किया गया है कि आयरन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बाइंडिंग एनर्जी टोटल नहीं है, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये हमारे पास जो है ये हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इज व्हाट इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशंस फ्रॉम द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन मत माइंड में रखिएगा, 82 से ग्रेटर यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा गया है। अगर 82 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात की जाए जो कि प्रोबेबली लेड है, तो ये वाला एलिमेंट याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना नहीं देता, बल्कि ये क्या है, स्टेबल आइसोटॉप है या स्टेबल कह लें एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना जो है डिस्कवर किया था 1896 के अंदर बाय हेनरी बैकोरल। दिस इज इंफॉर्मेशन। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया। अब जब रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट पहली दफ़ा हेनरी बैकोरल ने किया तो उसने डिस्कवर किया था कि 3 तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं। बाद में नाम उनको अल्फा रेडिएशन, बीटा और गैमा रेस का नाम दिया गया। और जब एनालाइज किया गया इन रेडिएशन को तो ये पता चला कि अल्फा रेडिएशंस बेसिकली, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। बीटा पार्टिकल्स जो थे वो 2 तरह के थे हमारे पास। बीटा नेगेटिव जो था वो इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल था, बीटा पॉजिटिव जो था वो पॉजिट्रॉन पे मुश्तमिल था। और गैमा रेस क्या है, सिंपली फोटॉन्स ऑफ लाइट हैं। अब अगर इन पार्टिकल्स की मोशन हम एनालाइज करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो एमसीक्यू के अंदर आपको ये डायग्राम दे के पूछा जा सकता है कि कौन से वाला पाथ, ये 3 पाथ्स यहाँ पे शो किए गए हैं, इनमें से कौन से वाला पाथ किस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात, आम तौर पे स्टूडेंट्स जब बीटा पार्टिकल की बात हम करते हैं तो हम बीटा पार्टिकल यूजुअली कंसीडर कर रहे होते हैं बीटा नेगेटिव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है मिशन इसी की हो रही होती है। अब बीटा नेगेटिव बेसिकली क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे पार्टिकल्स तो बीटा पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा, और गैमा रे चूंकि फोटोन है, न्यूट्रल है, तो ये अनडिफ्लेक्टेड ही मूव करेगी। अगर इनकी हम बात कर लें मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम इन वाले पार्टिकल्स को, इन रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल का पाथ, चूंकि चार्ज पार्टिकल है, इसका पाथ भी बेंड होगा, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होगा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बीटा पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास चूंकि चार्ज पार्टिकल है, पाथ सर्कुलर बनेगा। ज्यादा एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास पाथ जो है वो उसका कर्वेचर कम होगा, मतलब बड़ा सर्कल बनेगा, और अगर कम एनर्जी है तो छोटा सर्कल बनेगा। और गैमा रेडिएशन तो अनडिफ्लेक्टेड ही मूव करेगी। अब स्टूडेंट्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए चाहे मैग्नेटिक की बात की जाए, अगर हमें एमसीक्यू में पूछ ले तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स में अल्फा पार्टिकल जो है वो कम बेंड होता है। कम बेंड होने से मुराद, अगर मैं अल्फा पार्टिकल का सर्कुलर पाथ और बीटा पार्टिकल का सर्कुलर या कर्व पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कर्व पाथ होगा, बेंड होने की वजह से मैग्नेटिक में वो प्योर सर्कल बन सकता है। बहरहाल दोनों केसेस में अगर मैं बात करूं जो कर्व पाथ बनना है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर वो कर्व पाथ को हम सर्कुलर पाथ की टर्म्स में डिस्कस करें तो अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है वो ज्यादा बना करेगा एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल्स। या इसको यूं कह लें कि अल्फा पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल्स। या इसको यूं आप कह लें कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कम बेंड होता है एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स जब वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इन पार्टिकल्स का बिहेवियर। गैमा पार्टिकल दोनों केसेस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स में अनडिफ्लेक्टेड ही मूव करेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की, तो इट इज द फिनोमिना इन विच a nucleus changes to another nucleus due to the emission of radiation। obviously emission of radiation को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम दे चुके हैं। अब जब न्यूक्लियस चेंज होगा तो जो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना से गुजर रहा है उस वाले न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो रिजल्ट के तौर पे बनता है उसको हम नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटीज प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना, रेडिएशंस प्योरली न्यूक्लियस से निकलती हैं, और ये फिनोमिना जो है एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से अफेक्ट नहीं होता। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है अपनी नेचुरल पेस पे चलता है। अनकंट्रोल्ड मैकेनिज्म या फिनोमिना हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है।
नेक्स्ट अगर लॉज की बात की जाए तो सारे के सारे फंडामेंटल लॉज जो हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं और उनमें से किसी लॉ की जो है वायलेशन नहीं हो रही होती। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे डिकेज। पहले बात की जाए अल्फा डिके की, तो जनरल हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वेशन है जो अल्फा डिके को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स इज द पेरेंट न्यूक्लियस, वाई इज द डॉटर न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल की हम एमिशन डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल की एमिशन से पेरेंट से डॉटर जो न्यूक्लियस बनता है उसके मास नंबर में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। इसकी एग्जांपल्स भी ये वाली याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स के अंदर हमें वो पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह सकता है कि यूरेनियम की अल्फा पार्टिकल की एमिशन से कौन सा न्यूक्लियस बनता है, वो हमने न्यूक्लियस भी याद करना है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मास और एटॉमिक नंबर, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी याद करेंगे। सिमिलरली रेडियम से रेडॉन जो बन रहा है वहाँ पे अल्फा पार्टिकल के एमिशन से भी हम जो है वो याद रखेंगे। रेडियम से रेडॉन बनेगा न्यूक्लियस रेडॉन का, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी याद करेंगे। अब इस अल्फा डिके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइप चीज़ें सारी, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जी की वैल्यू डिक्रीज करती है बाय एन अमाउंट ऑफ 2 और एक डिक्रीज करता है बाय अमाउंट 4। और अगर बात की जाए पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान रिलेशन की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स अल्फा डिके से पेरेंट और डॉटर जो न्यूक्लियस होते हैं उनको बोला जाता है आइसोडायाफर्स। अब आइसोडायाफर्स जो हैं ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें सेम न्यूट्रॉन एक्सेस होती है। अब सेम न्यूट्रॉन एक्सेस से क्या मुराद है, ये यहाँ पे हमने जो है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यूरेनियम न्यूक्लियस की ये वाला जो अल्फा डिके है इसकी बात कर ली जाए, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा 238 में से माइनस कर दूंगा 92, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 146। अब अगर इस वाले यूरेनियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक्सेस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन एक्सेस से मुराद है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो प्रोटॉन्स से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली n में से माइनस कर दूंगा z को, तो ये मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, दिस डिफरेंस विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स की निस्बत ज्यादा है। चूंकि यहां पे न्यूट्रॉन्स की तादाद 146 है, प्रोटॉन्स की तादाद 92 है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हैं। अब कितनी अमाउंट से ज्यादा हैं, दैट इज 54। सिमिलरली अगर मैं डॉटर न्यूक्लियस इस वाले की बात करूं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसी तरह डिफरेंस लूंगा 234 में से 90 माइनस करूंगा 144 आएगा। और न्यूट्रॉन एक्सेस की बात करूंगा तो यहां पे भी क्या है 54 है। अब न्यूट्रॉन एक्सेस दोनों में क्या है, सेम है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को बोला जाता है आइसोडायाफर्स। तो सिंपली याद रखिएगा पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं, आइसोडायाफर्स। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखी जाए, n टू z रेशो जो है अल्फा डिके में हमेशा इंक्रीज करती है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे n टू z रेशो लें पेरेंट न्यूक्लियस के लिए और डॉटर न्यूक्लियस के लिए, यू विल फाइंड कि पेरेंट से डॉटर की तरफ जाते हुए n टू z रेशो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स पेरेंट न्यूक्लियस जो है आफ्टर एमिशन ऑफ 3 अल्फा, मतलब ये टाइप ऑफ एमसीक्यू है हमारे पास कि अगर पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो 3 अल्फा की एमिशन करे, 4 अल्फा की, 5 अल्फा की, तो उसके करस्पॉन्डिंग डॉटर न्यूक्लियस क्या बनेगा। सिंपली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपने जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें करना है a माइनस n टाइम्स 4 क्या है, अगर एक हमारे पास जो है वो अल्फा एमिट होता है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो मैथ नंबर आ जाएगा a माइनस 4। अगर 2 होंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 होंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर चार्ज नंबर की बात की जाए तो चार्ज नंबर को लिखा जा सकता है z माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 क्या है, 2 इज द डिक्रीज इन चार्ज नंबर। जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, अगर एक से ज्यादा अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स एमिट हों तो n क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं। अब यहाँ पे उसने बोला 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12, और z माइनस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, वो बन जाएगा z माइनस 6। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा डिके। बीटा डिके में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। जो कॉमनली टाइप हम डिस्कस करते हैं वो बीटा नेगेटिव होती है, और स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स अगर उसने मेंशन ना किया हो बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, ये मेंशन ना किया हो, और आंसर्स के अंदर भी सारे आंसर्स जो हैं वो अलग अलग हों, मतलब बोथ वाली ऑप्शन मौजूद ना हो और नन ऑफ दीज टाइप ऑप्शन मौजूद ना हो, तो हम फिर प्रेफर करते हैं बीटा नेगेटिव। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे फिर तो सारा कुछ ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा।
अब बीटा नेगेटिव डीके की बात की जाए तो इसमें जनरल हमारे पास जो है वो हमारे पास रिलेशन या इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है बीटा नेगेटिव डीके को, दैट इज x इज इक्वल्स टू y। इसमें क्या होता है, हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का चार्ज नंबर जो है एक अमाउंट से बढ़ जाता है और साथ में ये बेसिकली क्या है, दिस इज द बीटा नेगेटिव पार्टिकल। और बीटा नेगेटिव पार्टिकल चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस से एमिशन के लिए जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, दैट इज कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटता है इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, यही वजह है कि Z+1 हो जाता है, चार्ज नंबर एक अमाउंट से बढ़ जाता है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और ये क्या है, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। इसकी दो एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये भी आप याद करेंगे। इसमें पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और सिंपली उनके नाम। और नेक्स्ट अगर बीटा पॉजिटिव की बात की जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा पॉजिटिव में पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में Z+1 नहीं होता बल्कि Z-1 होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये पार्टिकल क्या है, इट इज बीटा पॉजिटिव पार्टिकल या इसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अब इसकी न्यूक्लियस से एमिशन को एक्सप्लेन किया जाता है इस वाली इक्वेशन से कि इसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटॉन टूटता है, यही वजह है कि प्रोटॉन नंबर एक कम हो जाता है और वो प्रोटॉन बदलता है इनटू अ न्यूट्रॉन और साथ में एक पॉजिट्रॉन बनता है और साथ में ये क्या है, दिस इज न्यूट्रिनो। तो बीटा नेगेटिव में याद रखिएगा एंटी न्यूट्रिनो बनता है और बीटा पॉजिटिव में कौन सा पार्टिकल जो है वो एमिट होता है साथ में, दैट इज न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो दोनों मैसलेस पार्टिकल्स हैं और इनकी फर्दर डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर बीटा डीके के बारे में डिस्कस किया जाए, इसमें क्या होता है, Z इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बाय अमाउंट 1। अब Z इंक्रीज कब करता है, जब बीटा नेगेटिव होता है डीके, और डिक्रीज कब करता है, जब बीटा पॉजिटिव होता है। जबकि दोनों केसेस में एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस को आइसोबार्स कहा जाता है क्योंकि एक ही वैल्यू सेम होती है। N/Z रेशो जो है डिक्रीज करती है जब हमारे पास ये है बीटा नेगेटिव। जब हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होता है तो उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा N/Z रेशो डिक्रीज करती है। और अगर हम बीटा पॉजिटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें N/Z रेशो जो है वो याद रखिएगा इंक्रीज करती है। और नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट न्यूक्लियस, अगर हमारे पास X है, ये उसी तरह से टाइप ऑफ प्रॉब्लम है बेसिकली। आफ्टर एमिशन ऑफ 5 बीटा नेगेटिव, तो 5 बीटा नेगेटिव होंगे जब एमिट, तो डॉटर न्यूक्लियस में A तो सेम रहना है। अब चूंकि बीटा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव में क्या होता है, हमारे पास Z+1 होता है। अब अगर हम जनरली लिखना चाहें डॉटर न्यूक्लियस का एक्सप्रेशन तो हमारे पास आएगा YA और यहाँ पे आ जाएगा Z प्लस हमारे पास आ जाएगा N, मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो ऑब्वियसली N ही बनेगा। अब यहाँ पे N क्या होगा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो अगर बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव वाले 5 एमिट होते हैं तो Z+5 आ जाएगा, 6 होंगे तो Z+6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है गैमा डीके। गैमा डीके के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो गैमा रेडिएशन की एमिशन जो है वो करके स्टेबल हो जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोबाल्ट से गैमा, कोबाल्ट न्यूक्लियस से गैमा रे की एमिशन हम यहाँ पे जो है वो याद कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब इस वाले गैमा डीके में क्या होता है, गैमा डीके की एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास कि यहाँ पे बेसिकली जस्ट लाइक एटम एक्साइट होता है या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो वो जब अल्टीमेटली डी एक्साइट होता है तो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। जस्ट लाइक दैट हमारे पास गैमा डीके के अंदर न्यूक्लियस एक अपनी एक्साइटेड स्टेट से, और वो एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस जाता क्यों है, बिकॉज ऑफ कि उससे पहले अल्फा या बीटा एमिशन हुई होती है। उस वाले सैंपल में अल्फा या बीटा एमिशन के दौरान में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बेसिकली न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो फिर जब डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशन। अब इसमें पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस स्टूडेंट्स याद रखिएगा N/Z रेशो सेम रहती है। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस को यहाँ पे नाम दिया जाता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, आइसोमर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे आइसोमर्स केमिस्ट्री वाले आइसोमर्स नहीं है जो केमिस्ट्री में हम इनकी डेफिनेशन करते हैं, दैट इज के ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको आइसोमर्स बोला जाता है। यहाँ पे उस सेंस में आइसोमर्स नहीं।
आइसोमर्स इन दैट सेंस के हमारे पास न्यूक्लियाई सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, जस्ट फर्क कहाँ पे है, एनर्जी लेवल। एक न्यूक्लियस जो है, डॉटर वाला न्यूक्लियस जो है वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है और पेरेंट वाला एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा डीके के बारे में जनरली स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगर हमारे पास किसी पेरेंट न्यूक्लियस में से 1 अल्फा की एमिशन हो और 2 बीटा की एमिशन हो तो होगा क्या, एक अल्फा की एमिशन से जी ने बनना था Z-2 और 2 बीटा, अब मैंने बोला था बीटा अगर मेंशन नहीं है तो हम नेगेटिव वाला बीटा लेंगे, 2 बीटा अगर एमिट हो रहे हैं तो जी ने क्या होना था, Z+2 होना था। तो अल्फा की एमिशन से Z-2, बीटा की एमिशन से Z+2 आना था, तो प्लस और -2 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का जी जो है वो सेम रहेगा, जबकि एक अल्फा की एमिशन से हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का ए जो है वो A-4 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे पेरेंट, इस वाले स्पेशल केस में पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस का जी सेम है, तो हम कहेंगे अगर एक अल्फा और 2 बीटा की एमिशन करे कोई एलिमेंट, कोई न्यूक्लियस, तो वो जो हमारे पास पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, आइसोटॉप्स बोला जाएगा, क्योंकि इनका जी सेम है। नेक्स्ट, अगर जनरली हमसे पूछ लिया जाए 6 अल्फा 4 बीटा की एमिशन हुई तो सिंपली वही वाला कुलिया यूज करना है। 6 अल्फा के करस्पॉन्डिंग मैथ नंबर में कम होना है 6 टाइम्स, जितना मैथ नंबर कम होता है एक अल्फा पार्टिकल की वजह से, दैट इज 4। तो क्या मैथ में कमी आएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी 24। और 6 अल्फा की वजह से एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आनी थी, एक की वजह से, चूंकि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है तो 6 की वजह से आनी थी 12, तो ये आ जाना था यहाँ पे Z-12। लेकिन चूंकि साथ में 4 बीटा की एमिशन हो रही है, बीटा एमिशन मैथ नंबर को चेंज नहीं करती, सिर्फ एटॉमिक नंबर को चेंज करती है और उसमें 1 एडिशन करती है बीटा नेगेटिव, तो 4 बीटा की वजह से फिर क्या बन जाएगा, Z विल बी Z-12 होना था अल्फा की वजह से, इसमें प्लस कर दें 4 क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, 4 बीटा की एमिशन हुई, तो ये बन जाएगा Z-8। जब इस Z में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 84 एंड मैथ नंबर बन जाएगा 238 में से 24 माइनस करेंगे तो 214 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज दैट टाइम जिसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, पहले से हाफ हो जाती है। अब इसके बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ लाइफ सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट पे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल कंडीशन। मतलब अगर किसी सैंपल का टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा बढ़ा दिया जाए तो उसके हाफ लाइफ पे, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कंप्लीट लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंप्लीट लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इन्फिनिट होती है। इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली कभी भी डिके नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है सिंगल एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू डिके। इसका मतलब ही वही है, हमारे पास अगर एक एटम बच जाए एंड पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होते होते, तो वो एक एटम कभी भी डिके नहीं होगा, बिकॉज इन्फिनिट टाइम लेगा टोटल सैंपल। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का टोटल सैंपल जो है वो इन्फिनिट टाइम लेता है डिके होने के लिए। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक दो और इन्फॉर्मेशन टाइप पॉइंट्स हैं हमारे पास कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब नेचुरली होना ही होना है और इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। और सेकंड थिंग इज के इट इज स्टोचैस्टिक प्रोसेस। स्टोचैस्टिक कह लें या स्टोकैस्टिक कह लें स्टूडेंट, इसका मतलब होता है रैंडम प्रोसेस। मतलब अगर एक ग्रुप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास मौजूद है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज के बारे में कि कौन से वाला न्यूक्लियस पहले डिके होगा, कौन से वाला न्यूक्लियस बाद में डिके होगा। एंड हमारे पास थर्ड थिंग इज के रेडियो एक्टिविटी इज अनकंट्रोलेबल फिनोमिना। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी वैसे इसी सेंस में लिया जा सकता है। अब रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले सब हेडिंग के अंदर हम चंद एक फॉर्मूलाई डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं या रिलेशन टाइप एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब है डेल्टा एन जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर रहे हैं उनकी तादाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन क्या है, इनिशियल अमाउंट, डेल्टा टी क्या है, टाइम स्पैन। तो डेल्टा एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल अमाउंट के भी, और डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
जो टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस टाइम के दौरान में न्यूक्लियाई का डिके डिस्कस कर रहे हैं, इसको इक्वालिटी की फॉर्म में बदलेंगे, हमारे पास रिलेशन बनेगा डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन इंटू डेल्टा टी। नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स यहाँ पे शो करता है कि एटम्स की तादाद डिक्रीज कर रही है। लैम्डा की अगर बात की जाए तो लैम्डा हमारे पास मैथमेटिकली अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए लैम्डा का एक्सप्रेशन, तो स्टूडेंट्स आपने एक्सप्रेशन नेगेटिव साइन वाला ही पिक करना है। और इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ये लैम्डा जो है डीके कांस्टेंट कहलाता है, और डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। ये हमारे पास टर्म कहलाती है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, डिवाइडेड बाय टाइम है तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। इसके यूनिट स्टूडेंट हमारे पास होते हैं पर सेकंड, ये एस कैपिटल नहीं है, इट इज स्मॉल एस। यूनिट्स इसके होते हैं पर सेकंड, और लैम्डा जो है डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ द एलिमेंट पे। जस्ट लाइक हमारे पास स्टूडेंट्स हाफ लाइफ नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल उसी तरह से लैम्डा भी एलिमेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज n इज इक्वल्स टू n नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये फॉर्मूला जो है बेसिकली हम इसको एज सच न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू में तो नहीं हमें यूज करना पड़ेगा, जस्ट हम इसको याद रखेंगे। और इस फॉर्मूला में n हमारे पास है नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, और हमारे पास n नॉट जो है बेसिकली दैट इज नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स। ये फॉर्मूला हमें ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, या हमारे पास किसी सैंपल में जो एटम्स की तादाद बाकी बच रही है वो हमारे पास उसका रिलेशन अगर टाइम के साथ देखें तो नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका रिलेशन टाइम के साथ क्या है, एक्सपोनेंशियल है। आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स के डिके होने का प्रोसेस जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं, मतलब हमारे पास ई रेज टू द पावर की फॉर्म में टाइम आ रहा है, तो इन दैट सेंस वी से के एटम्स जो हैं वो डिके कर रहे होते हैं एक्सपोनेंशियली। अब इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो टी इन्फिनिटी पुट करने से हमारे पास जो है n की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब बाकी 0 एटम्स हमारे पास बचेंगे कितने टाइम के अंदर, इन्फिनिट टाइम के अंदर। तो एक तरह से मैथमेटिकली वेरिफिकेशन भी होती है उस चीज़ की जो हमने प्रीवियसली बोली थी कि कंप्लीट लाइफ जो है हमेशा इन्फिनिटी होती है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए। नेक्स्ट टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स है एक्टिविटी की। एक्टिविटी जो है बोला जाता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस या नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर सेकेंड। इस वाली टर्म को हम नाम देते हैं एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, और इसको ए से हम रिप्रेजेंट किया करेंगे बाय फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन नॉट। एन नॉट हमारे पास जो है क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, और लैम्डा क्या है, इट इज डीके कांस्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड भी हमें न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी के यूनिट्स की बात करें तो एक्टिविटी के यूनिट्स हमारे पास जो हैं एसआई यूनिट्स बेकोरल होते हैं, और हमारे पास नॉन एसआई यूनिट रदरफोर्ड और क्यूरी दोनों मौजूद हैं। इनका रिलेशन आपस में यहाँ पे लिख दिया गया है, और ये भी मेंशन कर दिया गया है कि क्यूरी जो है इन तीनों यूनिट्स में से सबसे बड़ा यूनिट है, रदरफोर्ड उससे छोटा, और बेकोरल जो कि एसआई यूनिट है वो सबसे छोटा यूनिट है। तो एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू टाइप की अभी प्रैक्टिस बाद में, इनफैक्ट सारे फार्मूला से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हमें अनडिकेड एटम्स की तादाद पूछ ले आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला है n, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद हमारे पास मौजूद होंगे, इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और n नॉट क्या है, नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स। और सिमिलरली अगर हमें पूछ लिया जाए एमसीक्यू के अंदर कि नंबर ऑफ डिकेड एटम्स की तादाद, तो नंबर ऑफ डिकेड एटम्स की तादाद जो है दैट विल बी इक्वल्स टू n नॉट जो कि इनिशियल अमाउंट है माइनस n जो कि बाकी बच रही है। अब इस n की जगह पे हम यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड रिलेशन ये बनेगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ डिकेड एटम्स की तादाद मालूम कर लिया करेंगे। अब अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास ये कहलाती है रेडियो एक्टिव डीके कर्व। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनिशियली अगर हमारे पास n नॉट एटम्स मौजूद हैं तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ वो एटम्स की तादाद है रिमेनिंग एटम्स की या अनडिकेड एटम्स की वो पहले से आधी हो जाती है, दूसरी हाफ लाइफ के बाद मजीद हाफ एंड सो ऑन। इस चीज को हम टेबल में अगर समराइज करें तो टेबल के अंदर हमारे पास ये समरी मौजूद है, टाइम की वैल्यू दी हुई है
और उस टाइम के बाद जो है हमारे पास नंबर ऑफ अनडिकेड और डिकेड एटम्स की तादाद के पर्सपेक्टिव से भी हमारे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है, परसेंटेज पर्सपेक्टिव से भी है, सिमिलरली यहाँ पे भी वो डाटा सारे का सारा मौजूद है। ये दोनों अनडिकेड एटम्स की तादाद और डिकेड एटम्स की तादाद 5 हाफ लाइफ के दौरान में स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये वैल्यूज़ आप याद कर सकते हैं, अगर याद कर लें तो वो भी बेहतर है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो फिर जो प्रीवियस हमने फार्मूला अनडिकेड और डिकेड के डिस्कस किए हैं उनसे आपको क्विकली ये वाली वैल्यूज जो है कैलकुलेट करना आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का रिलेशन। अगर बात किया जाए तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट की प्रोडक्ट किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होती है और ये कांस्टेंट होता है ln इंटू 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसको हम लॉग ऑफ e बेस 2 भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू बराबर होगी 0.693 के। और अगर हम बात करें मीन लाइफ की, जो कि हमारे लिए अभी तक, इससे पहले हमने टर्म नहीं डिस्कस की, मीन लाइफ की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो मीन लाइफ को एवरेज लाइफ भी कहा जाता है। इट इज़ दैट टाइम जिस टाइम के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो 66.6% डिके हो। हाफ लाइफ में 50% डिके होता है, मीन लाइफ में कितना वो सैंपल डिके होता है 66.6%। मतलब 2/3 जो है वो रेडियो एक्टिव सैंपल के डिके होने का जो टाइम है उसको बोला जाता है मीन या एवरेज लाइफ। तो अब तक 3 हमारे पास फिर टर्म्स आ गई, मीन लाइफ और उसके बाद हमारे पास आ गई जी हाफ लाइफ और साथ में कंप्लीट लाइफ। तो कंप्लीट लाइफ सारे एलिमेंट्स की इन्फिनिटी। अगर हाफ लाइफ की बात की जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सारे जो है उनके लिए हाफ लाइफ डिफरेंट होती है और अगर मीन लाइफ की बात की जाए तो ये भी डिफरेंट ही होगी। और इसका अगर रिलेशन देखा जाए तो लैम्डा के साथ इसका रिलेशन है मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। और अगर हाफ लाइफ से इसका रिलेशन बनाया जाए तो हमारे पास रिलेशन आता है हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 टाइम्स मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। इसी रिलेशन को अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करें कि एवरेज हाफ लाइफ जो है वो किसके बराबर होती है तो इट कम्स आउट टू बी, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, हाफ लाइफ जो है वो बराबर होगी 1.44 टाइम्स, सॉरी एवरेज लाइफ जो है बराबर होगी 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ। तो यहाँ से ये भी इंफॉर्मेशन आती है कि ऑब्वियसली हमारे पास एवरेज लाइफ हाफ लाइफ से ग्रेटर हुआ करेगी किसी भी एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है फाइंडिंग हाफ लाइफ एंड टाइम इज गिवन। अगर हमारे पास टाइम जो है वो इन टर्म्स ऑफ हम एक्सप्रेस कर सके नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जो है यहाँ पे n की अगर वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। ये वही वाला फार्मूला है जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स के लिए हमने यूज किया था। तो इस वाले फार्मूले को यूज करके आम तौर पे हम न्यूमेरिकल में n मालूम किया करेंगे। ये n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके अगर हाफ लाइफ पूछी हुई है तो हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं और वाइस वर्सा अगर टोटल टाइम, वैसे टोटल टाइम ही गिवन होता है और हाफ लाइफ की वैल्यू पूछी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज इफ 1/16 ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज अनडिकेड आफ्टर 1 डे। तो हमें जो टाइम गिवन है उसकी वैल्यू ये स्मॉल वाला t है, इट इज 1 डे। तो कहता है हमारे पास 1 डे के बाद जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो बाकी बच रहा है, मतलब ये n की वैल्यू दी हुई है दैट इज 1/16 ऑफ इनिशियल अमाउंट। इसका मतलब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे पास आएगा n की जगह पे आ जाएगा n0/16 डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर n। n0 से कैंसिल, 1/16 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 4। तो दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब n की वैल्यू 4 अगर इस फॉर्मूले में मैं पुट करूं तो मेरे पास आएगा t इज इक्वल्स टू n इंटू हाफ लाइफ। n की वैल्यू 4 पुट कर दें, टाइम कितना गिवन है 1 डे मतलब 24 घंटे, इंटू आ जाएगा t हाफ लाइफ। यहाँ से हाफ लाइफ के लिए सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, स्टेबल एलिमेंट के ऊपर हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बम्बार करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है वो वाले स्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लियाई जो हैं टूट जाते हैं और कोई ना कोई हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाती है। इस फिनोमिना को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है दैट इज आयोडीन, इसके अलावा भी सो मेनी एग्जांपल्स हैं। बहरहाल इस फिनोमिना को सिंपली बोला जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर हम जो है पार्टिकल्स लाइक हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कर सकते हैं,
हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स बात की जाए हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, तो ये चंद एक एलिमेंट्स की हाफ लाइफ यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ये याद करेंगे आप। और पेज नंबर 253 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर जो है चंद एक एलिमेंट्स की हाफ लाइफ वहां पे भी गिवन है, वो भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। फर्स्ट एमसीक्यू इज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो फॉर ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद 8 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो भी 8 आएगी, तो रेशो क्या आ जाएगी, N/Z रेशो 8/8 आ जाएगा हमारे पास आंसर 1:1। दिस इज वेरी सिंपल एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेंड जो बाइंडिंग एनर्जी का था, सेम ट्रेंड जो है मास डिफेक्ट के लिए भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसमें देखा जाए, कहता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज डैश एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस टिल आयरन, फॉर आयरन मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम जस्ट लाइक बाइंडिंग एनर्जी, एंड आफ्टर आयरन द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो हमारे पास पहले वाली ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, और थर्ड वाली ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए। पहले डायरेक्ट रिलेशन होता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू आती है आयरन पे और फिर जाके डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर फिर बन जाएगा चार्ली वाला, इंक्रीजेस मैक्सिमम एंड डिक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज द चार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने पूछा है चार्ज नंबर, तादाद पूछी है ना के टोटल चार्ज। अगर टोटल चार्ज पूछता तो फिर हमारे पास अल्फा पार्टिकल का टोटल चार्ज आना था +2e। E इज द चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो टोटल चूंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज क्या आना था अल्फा पार्टिकल का 2e। यहाँ पे उसने पूछा है चार्ज नंबर, जस्ट तादाद पूछी है, तो तादाद क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, जस्ट 2 आएगी। अगर चार्ज पूछा होता फिर आंसर आना था बीटा। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। इफ 100 ग्राम रेडियम इज एग्जिस्टिंग नाउ, 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर। तो इनिशियली हमारे पास कितनी तादाद है, 100 ग्राम। अब फाइनल हमारे पास अमाउंट कितनी कह रहा है, 25 ग्राम। तो स्टूडेंट्स इसका एक मेथड सिंपल ये भी हो सकता है कि 100 से हम हाफ करते जाएं अनटिल हम इस वाली वैल्यू तक ना पहुंच जाएं। तो 100 से जब हाफ करेंगे 50 ग्राम आएगा एक हाफ लाइफ के बाद। अगर दूसरी हाफ लाइफ के बाद बात की जाए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 25 ग्राम। इसका मतलब है अगर हाफ लाइफ की वैल्यू 1600 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट क्या हो जाएगी, 100 से कम होके 25 हो जाएगी। तो जब हाफ लाइफ को 1600 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। इसके अलावा आप जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट इज 7 डे इफ द टेम्परेचर प्रेशर आर डबल। तो सिंपली हाफ लाइफ टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा पर डिपेंड नहीं करती, आंसर सिंपली सेम ही आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज यूरेनियम न्यूक्लियस है अंडरगोज सक्सेसिव डिकेज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। पहली एमिशन अल्फा पार्टिकल की हुई, फिर बीटा की हुई, फिर गैमा की हुई। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स अल्फा एमिशन से जी ने 2 कम होना था, ए ने क्या होना था 4 अमाउंट से कम। तो 238 से बन जाएगा 234 और 92 से बन जाएगा 90। अब चूंकि साथ में एक बीटा पार्टिकल भी एमिट हुआ है, बीटा पार्टिकल की एमिशन से क्या होना है, मैंने बोला था कि अगर मेंशन ना किया हो तो बीटा नेगेटिव कंसीडर करना है। बीटा नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, जी जो है एक अमाउंट से बढ़ जाता है। इसका मतलब है हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस आएगा उसके लिए अगर हम लिखना चाहें ये एक्स है, ए जी, तो एक अल्फा के बाद क्या होना है, हमारे पास एक्स डैश बनना है जिसका आएगा a-4 और z-2। उसके बाद बीटा एमिशन से क्या होगा, एक्स डबल डैश लेट से इसको कह लेते हैं, a जो है वही वाला रहेगा, z में क्या होगा z-2 + 1 करेंगे तो z-1 आ जाएगा। उसके बाद गैमा डीके होना है, गैमा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 238 - 4 करेंगे फाइनल डॉटर न्यूक्लियस के लिए और z-1 करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी 91 एंड 234। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप दिस डिकेज टू दिस वन द पार्टिकल्स एमिटेड आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उसी का आइसोटॉप बन रहा है। तो उसी का आइसोटॉप कब बनता था, जब 1 अल्फा की एमिशन होती थी और 2 बीटा की एमिशन होती थी। तो यहाँ पे कौन सी वाली ऑप्शन फिर बनेगी, 1 अल्फा एंड
2 बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स डिकेड इन 4 हाफ लाइफ्स। 4 हाफ लाइफ्स में नंबर ऑफ डिकेड एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ अनडिकेड नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ डिकेड एटम पूछ रहा है। तो वो वाला टेबल हमने याद किया था, उस टेबल के अंदर अगर देखा जाए तो 4 हाफ लाइफ्स के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स बाकी बच रहे होते हैं, नॉट बाकी बच रहे, जो एटम्स डिके हो रहे होते हैं 4 हाफ लाइफ्स के बाद, उनकी तादाद क्या थी? इट वॉज 15/16 इंटू एन नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फिर आंसर क्या बन जाएगा? इट विल बी 15/16 इंटू एन नॉट, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 10 सेकेंड, इसकी मीन लाइफ। अब मीन लाइफ और हाफ लाइफ का रिलेशन हमने बनाया था, मीन लाइफ थी बराबर 1.44 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू 10 पुट करें, आंसर ऑटोमेटिकली 14.4 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट्स इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। सारे का सारा आर्टिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, क्विकली इसको पास ऑन करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन रेडिएशन पार्टिकल पासिस थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस मे बी ड्यू टू। अब वो आयोनाइजेशन किस किस वजह से हो सकती है? डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो सकता है या थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन करते हैं, और बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है? रेंज या पेनिट्रेशन पावर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रेंज या पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती है चार्ज, मैस, एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सेकंड चीज इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ द एटम्स ऑफ मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है अ पार्टिकल विच इज मोर आयोनाइजिंग इज लेस पेनिट्रेटिंग एंड वाइस वर्सा। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जिसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी वो लेस पेनिट्रेटिंग होगा या उसकी रेंज कम होगी। अब इंटरेक्शन बारी बारी देख लेते हैं सारे पार्टिकल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द मैटर अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ मीडियम एज इट इज अबाउट 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अल्फा पार्टिकल लूजेज इट्स एनर्जी ड्यूरिंग आयोनाइजेशन एंड कम्स ऑलमोस्ट टू रेस्ट। It then captures 2 electrons from the medium and form helium atom. This is another information. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद द मैटर। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इट्स रेंज इज अबाउट 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल एज इट्स आयोनाइजिंग एबिलिटी इज 100 टाइम्स लेस देन अल्फा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर ज्यादा और बीटा पार्टिकल की रेंज ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। अब बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड आफ्टर आयोनाइजिंग एज दे आर लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आमतौर पे आयोनाइजेशन कॉज करते हैं मीडियम में, लेकिन स्ट्रेट पाथ आमतौर पे फॉलो करते हैं। लेकिन बीटा पार्टिकल्स हमारे पास जो हैं उनका पाथ बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास स्कैटरिंग पाथ होता है या स्ट्रैगलिंग पाथ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा और बीटा पार्टिकल बोथ रेडिएट एनर्जी एज एक्सरे फोटोन। ये भी एमसीक्यू हमारे पास पूछा जा सकता है। व्हेन दे आर स्लोड डाउन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन अ सॉलिड मटेरियल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ द गैमा रे विद द मैटर। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गैमा रे हैव लिटिल आयोनाइजिंग एबिलिटी एज दे आर अनचार्ज। दे इंटरेक्ट विद द मैटर इन 3 डिस्टिंक्ट वेज। अब पहले नंबर पे अगर गैमा रे फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है डोमिनेटली दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन इंटरमीडिएट एनर्जीज में हमारे पास अगर एनर्जी 0.5 से 1.02 के दरमियान में हो स्टूडेंट्स तो उसमें हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट डोमिनेट करता है। और हायर एनर्जीज में यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा अगर एनर्जीज हो तो हमारे पास डोमिनेंट प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास गैमा रे की इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो इंटेंसिटी जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, जबकि एयर में हम गैमा रे की इंटेंसिटी की बात करें। लेकिन अगर सॉलिड मीडियम में देखें तो गैमा रे की इंटेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है या डिके करती है। और यहाँ पे इस वाले एक्सपोनेंशियल रिलेशन में ये जो म्यू है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन। और इस म्यू के बारे में याद रखिएगा, इसके जो यूनिट्स हैं
वो लेंथ के यूनिट्स के रेसिप्रोकल होते हैं। और x यहाँ पे क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस तक हम किसी गैमा रे फोटोन की किसी मीडियम के अंदर पेनिट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, या आसान अल्फाज में इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैमा रे। आई नॉट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और आई यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन जो कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस इंटरेक्शन। जनरली हमारे पास अगर बात की जाए, चार्ज पार्टिकल्स अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। तीनों के तीनों पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास फ्लोरिसेंस का फिनोमिना देते हैं। अब फ्लोरिसेंस क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग radiant energy of high frequency and re-emitting the low frequency in the visible region of electromagnetic spectrum। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। ऑन स्ट्राइकिंग सम सब्सटेंसीज, जो फ्लोरिसेंट सब्सटेंसीज हमारी बुक के अंदर दी गई हैं उनके नाम भी याद करेंगे आप। सोडियम आयोडाइड है, जिंक सल्फाइड है, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। नेक्स्ट हमारे पास अगर आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर का कंपैरिजन किया जाए अल्फा, बीटा और गैमा का, तो अल्फा की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, पेनिट्रेशन में गैमा सबसे डोमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद द मैटर। दिस इज अनदर सिंपल। न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस अ लिटिल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन व्हेन दे interact with the materials containing hydrogen atoms and knock out प्रोटॉन्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है इस वाले आर्टिकल के बाद, उस टेबल के अंदर चंद एक इन्फॉर्मेशन हैं, वो भी आप लाजमी तौर पे याद कीजिएगा, उनमें से भी कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एंड लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर इज रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर है विल्सन क्लाउड चैम्बर। It is used to determine the type of radiation. This is first information. Secondly, it makes use of the fact that supersaturated vapors condense preferentially on ions and form this is not from, this is form, FORM, visible clouds। जब सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं कंडेंस होंगे आइंस के गिर्द, तो हमारे पास वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे और वो क्लाउड्स विजिबल क्लाउड्स होंगे, और उससे हम जो है वो रेडिएशन डिटर्मिन कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि रेडिएशन मौजूद है और उसकी डिटेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ द क्लाउड ट्रैक जो होती है इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा पार्टिकल के क्लाउड ट्रैक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अल्फा पार्टिकल लीव थिक, स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्स। बीटा पार्टिकल्स लीव फॉर्म थिन एंड डिसकॉन्टिन्यूअस ट्रैक्स। और गैमा रेज जो हैं उनका कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है चैम्बर में बी प्लेस इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच विल बेंड द पाथ ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ज, मैस एंड द एनर्जी ऑफ द रेडिएटिंग पार्टिकल। एक और चीज़ याद रखिएगा, विल्सन क्लाउड चैम्बर में स्टूडेंट्स हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स, दैट इज अबाउट 1 किलोवोल्ट, या इसकी रेंज में हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गीगर मुलर काउंटर। इट इज यूज्ड टू काउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस। गीगर मुलर काउंटर में गैसेस की आयोनाइजेशन से हम करंट पल्सेस जो हैं काउंट करके जो रेडिएशन हैं उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 400 वोल्ट फॉर नियॉन bromine field tube, but slightly less than that necessary to produce discharge through the gas is maintained between the electrodes. This is another information. It cannot distinguish between the energies and path of incident particles as output pulses are same. तो ये वाला काउंटर जो है जस्ट काउंटिंग का काम करता है, ये डिटेक्शन नहीं कर सकता कि अल्फा पार्टिकल एंटर हुआ है चैम्बर में या बीटा है या गैमा है, ये जस्ट काउंटिंग के पर्पस के लिए होता है। अब इसके अंदर डेड टाइम वगैरह की वजह से हमारे पास इसकी काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कदरे स्लो होता है। बाकी स्टूडेंट्स इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं, जस्ट बुक रीडिंग आप करें, आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, लास्ट वन। इट इज अ स्मॉल साइज, लो पावर, रिवर्स बाइस्ड सरफेस बैरियर टाइप पीएन जंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज करके हम फास्ट काउंटिंग कर सकते हैं इन विच करंट फ्लोज व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन इट। इसमें पीएन जंक्शन पे रेडिएशन इंसिडेंट करने से इसमें करंट की पल्सेस को काउंट करते हैं और इसमें काम जो है फास्टली होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस वाला गीगर मुलर काउंटर। इट कैन डिटेक्ट लो एनर्जी पार्टिकल्स एज वेल। इट इज यूज फॉर द डिटेक्टिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, बट अ स्पेशली डिजाइन डिवाइस may be used for the determination of gamma rays. Thank you very much students. That is all from this lecture. For further practice please consult step practice book.